ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी का मंबा कहाँ से निकलता है? किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ हुआ? ये किस तरह से ओरिजिनेट हुआ? वो कौन से मुफक्कर थे? क्या ये अभी चंद साल पहले की तहकीक के नतीजे में ये तमाम तर नई सोच हमारे सामने आई? या इसका सिलसिला कहीं जाकर कुछ सदियां पीछे तक फैला हुआ है? ये सारा कुछ जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं और उसमें हमें ये मालूम होता है कि जो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है उसकी जो ओरिजिन है वो 1350 से लेके 1650 तक रिनाइसेंस फिलोसोफर्स के कामों में एग्जिस्ट करता है। ये वो इरा था जबकि फ़लसफ़े पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, इंसानी ज़िंदगी के मकासद को समझने की तरफ, इंसान के वजूद की तरफ, इंसान की पूरी एक लाइफ साइकिल को समझने के लिए बहुत से मुफक्किरीन ने, बहुत से फ़लसफ़ियों ने इस इरा में काम किया, जिनके काम ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, नोइंग और विदाउट नोइंग, वो एक नई डायरेक्शन दे दी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज वेल। अगर आप इस इरा में देखें तो उसमें जो बहुत सा काम हुआ उस पे शायरी, उस पे रूहानियत, उस पे मुफक्किरीन की बहस, वो सारे के सारे नुकात हैं। बहुत से ऐसे पर्शियन पोइट्स हैं, इस्लामिक जो फ़िलासफ़र्स हैं और जो बहुत से ऐसे और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों से आने वाली तहकीक है जिसमें कि ये नुक्ता ज़ेर बहस रहा कि वो एक एक मंबा है, एक पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी है या इंसान का असल है, वो क्या है। मौलाना रूम का आप कलाम उठा के देखें तो वो नए और नेस्तान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, गोया कि एक इंडिविजुअल में वो एक तमाम कायनात की उन खसूसियात को पाते हैं। सो every unit is seen as a whole, is not seen or understood in its own individual capacity, rather it is seen as a creation in itself, कि जिसमें तमाम तर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स और एबिलिटीज मौजूद होती हैं और उनके उस कामों से सर्टन ऐसे नए डिसिप्लिन्स क्रिएट होने लगे जिन्होंने कि क्लासिकल मॉडल्स ऑफ एजुकेशन को ओरिजिनेट किया। फॉर एग्जांपल जो शायरी, इससे पहले एक शायरी की पोइट्री को एज अ डिसिप्लिन, एज एन एजुकेशनल डिसिप्लिन नहीं पढ़ी जाती थी, उसको भी एज अ सब्जेक्ट, एज अ नॉलेज, एज एन एजुकेशनल फील्ड समझने की तरफ एक तवज्जो दी जाने लगी। अगर आप इसमें सर्टन फिलोसोफर्स का काम देखें तो अकॉर्डिंग टू मैक्ट्रिसी, जिसको कि हम मुकद्दसी के नाम से भी जानते हैं, उसको अगर आप उसके काम को देखें तो वो हमें यह बताता है कि सारी की सारी तहकीक का जो एक सोर्स है वो इस्लामिक फ़िलासफ़र्स के कामों में मौजूद है। ये वो फ़िलासफ़र्स हैं जिनको कि एज एजुकेशनिस्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया, लेकिन आज की तहकीक ये साबित करती है कि इसका तमाम तर जो मंबा है वो निकलता है उन फ़िलासफ़र से जिन्होंने कि इस्लामिक बहुत ज़्यादा तहकीक भी की और अपने काम के ज़रिए से आगे उन्होंने लेकर के चले सारी की सारी तहकीक को। इनका जो मेन फोकस था या इनकी जो मेन रिसर्च थी, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो वी ऑल कम टू नो कि दे जस्ट मूव अवे फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म, एक शख्स के किसी एक मकतबा फ़िक्र के मुताबिक, एक बादशाहत के सिलसिले के ख़िलाफ़, उससे निकल करके ये टॉलरेंस के पैगाम को, लिबरलाइजेशन के पैगाम को, लिबर्टी को आगे लेकर, फ्रीडम को आगे लेकर, ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेंस को ये अपना पैगाम बनाते हैं और ये लोगों में इसकी अशात करते हैं, तरगीब देते हैं और ये इंडिविजुअल्स की बजाय एज अ सोसाइटी कलेक्टिविज्म की तरफ लेकर लोगों को चलना चाहते हैं। इसमें हमें फर्दर जो इनके कामों में देखने को मिलता है, ये वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है जिसके तहत कि ये हमें पैगाम मिलता है कि ग्रेट मैन थ्योरी के तहत कोई एक ख़ास किस्म की आपके अंदर जेनेटिकल फोर्सेस ही नहीं होती जो आपकी लाइफ में डिटरमिन करती हैं कि आप किस हद तक अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं, बल्कि आपकी अपनी कोशिश एक सर्टन लेवल्स पे एक इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ जैसे जैसे आप अपनी सलाहियतों को समझते जाते हैं वो रिवील होती जाती हैं आपके सामने, वो हिडन सलाहियतें जो कि हम जिनसे पहले जो हमारे सामने आश्कारा नहीं होती, और आप उससे उनको नेचर की बजाय नर्चर की तरफ लेकर चलते हो, उनकी आप नशोनुमा करते हो और अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट स्ट्रेंथेंड पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हो। दो अहम नाम जिन्होंने कि इस मकतबा फ़िक्र में बहुत अच्छी तहकीक भी की और हमारे लिए डायरेक्शन छोड़ी, वो कार्ल रॉजर्स और मैस्लो के नाम हैं, जिन्होंने कि ह्यूमनिस्टिक
اپروچ کے اندر ان کی ریسرچ آج بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔